नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द ऑफिशियल एकेडमी के इस नए इनिशिएशन 15 मिनट शो में। साथियों, मैं अरविंद पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 15 मिनट शो इकोनॉमी का। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और 15 मिनट में 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं शानदार तरीके से। तो साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए देख रहे होंगे, चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बीपीएससी प्रीलिम्स 71 बीपीएससी प्रीलिम्स देख रहे हो, चाहे आप एईडीओ एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे बिहार दरोगा को टारगेट कर रहे हो, बिहार पुलिस को टारगेट कर रहे हो, बिहार शिक्षक भर्ती को परीक्षा को टारगेट कर रहा हूं, जहां पर साथियों जीके जीएस का सेगमेंट पूछा जाता है, वहां के लिए सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा प्रश्नों को करते हैं। तो साथियों, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये सवाल आपसे क्या कह रहा क्या कह रहा है साथियों। सबसे पहला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी कैंपेन को शुरुआत किया है? ऑप्शन आपके पास असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा साथियों, इस प्रश्न का साथियों सही विकल्प होगा इस प्रश्न का सही विकल्प होगा साथियों त्रिपुरा के द्वारा इसको अभी स्टार्ट किया गया है। साथियों, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा त्रिपुरा के द्वारा अभी इसे क्या किया गया, स्टार्ट किया गया है। साथियों, बात करें अगर हम त्रिपुरा के बारे में, तो डॉक्टर माणिक शाह यानी त्रिपुरा के जो है कह सकते हैं जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, है ना, उनका नाम है साथियों डॉक्टर माणिक शाह। और इन्हीं के द्वारा इस इनिशिएशन को क्या किया गया साथियों, स्टार्ट किया गया है। दरअसल जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसके अंतर्गत जो टारगेट पीडीएस है यानी कि जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके अंतर्गत बात करें साथियों, त्रिपुरा में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जन इस सुविधा से वंचित न हो पाए, इसीलिए राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा एक नई पहल, एक नई शुरुआत की गई है और इस शुरुआत को हम कहते हैं साथियों फूड सिक्योरिटी कैंपेन। आप सभी साथियों को पता होगा कि जो फूड सिक्योरिटी है, जो खाद्य सुरक्षा है, इसका सीधा उद्देश्य होता है साथियों कि राज्य का, देश का कोई भी व्यक्ति जो है वह भोजन की असुरक्षा से ग्रसित न हो, सबको कम से कम जो है वह सुरक्षित और पौष्टिक भोजन जो है वो समय पर उपलब्ध होता रहे। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। जुलाई 2024 में एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हितधारकों के लिए किस संस्था ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ क्या किया, समझौता किया है? पेटीएम ने, भारत एपी नहीं होगा यहां पर, भारत यूपीआई होगा साथियों, भारत यूपीआई होगा यहां पर, भारत यूपीआई होगा, गूगल पे या फोन पे। साथियों, सही विकल्प होगा यहां पर भारत यूपीआई। क्या होगा साथियों, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा भारत यूपीआई। तो साथियों, भारत यूपीआई ने अभी हाल ही में जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जो है यह इन्वेस्ट इंडिया के साथ क्या किया है, समझौता किया है। किसके साथ? इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता किया है। अब इस समझौते से फायदा क्या होगा साथियों? अगर बात करें समझौते से फायदे के बारे में, तो भारत यूपीआई एक कह सकते हैं कि यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है, जहां से आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के साथ जुड़ करके एक खाते से दूसरे खाते में आप आसानी से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर ये समझौता हुआ है, तो साथियों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जितने भी एमएसएमईज होंगे, जितने भी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस होंगे साथियों, इन सभी एमएसएमईज को जो है टारगेट किया गया, इन सभी एमएसएमईज को जो है भुगतान प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए और इसे जो है इस सुविधा का लाभ देने के लिए जो है साथियों इन दोनों के मध्य में यह एक समझौता हुआ है। साथियों, आपको जो है अगर बिहार सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की प्रिपरेशन करनी है, तो बीपीएससी एईडीओ का बैच द ऑफिशियल एकेडमी के द्वारा लॉन्च किया जा चुका है। ये बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही है। ऑफलाइन बैच आप हमारे नया टोला सेंटर पर जाकर विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन बैच साथियों 3 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस, चाहे वो जीएस का सिलेबस हो, चाहे वो लैंग्वेज की बात हो, चाहे वो मैथ रीजनिंग की बात हो, पूरे विषय की पूरी तैयारी कराई जाएगी आपके एग्जाम के पैटर्न के आधार पर। साथियों, इस सेशन से जुड़ने के लिए आपको, इस जो है बैच से जुड़ने के लिए आपको मात्र 999 आपको खर्च करने पड़ेंगे और आप इस बैच का हिस्सा होंगे। और इस बैच का हिस्सा होने का मतलब आप जो है आप अपने सिलेक्शन के काफी करीब हो जाएंगे। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 3 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, शानदार सवाल है और यहां से कई बार इस प्रश्न पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। साथियों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हो रही है 2024 की। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? साथियों, लगातार बात करें साथियों ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत लगातार वर्षों से जो है बेलारूस, लगातार वर्षों से साथियों जो है बेलारूस लगातार वर्षों से जो है वो प्रथम स्थान पर है। साथियों, बात करें लगातार वर्षों से जो है जो बेलारूस है वह प्रथम स्थान पर बना है। और अगर बात करें 2024 अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें साथियों, तो 127 देशों की सूची में
भारत का स्थान अगर पूछा जाए साथियों, तो भारत का स्थान रहा 105 यानी 105 यानी कि 105वां स्थान रहा है। और पहला स्थान साथियों रहा है किस पर, जो है वह बेलारूस का रहा है। साथियों बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें अगर, है ना, अगर हम बात करें साथियों GHI इंडेक्स की बात करें साथियों, तो ये इंडेक्स मुख्य रूप से 4 पैरामीटर पर बेस्ड होता है, जिस पर जो है यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो साथियों सबसे पहले जो है बात करें साथियों, सबसे पहला जो इसका पैरामीटर होता है वो होता है अंडर नरिशमेंट। क्या होता है, अंडर नरिशमेंट जो है यह इसका सबसे पहला जो है वो क्या होता है, पैरामीटर होता है, जिसको हम अल्प पोषण कहते हैं। और अल्प पोषण का मतलब क्या होता है, पूरे भारतवर्ष में जो है यह कैलोरी के आधार पर निकाला जाता है। यह देखा जाता है कि भारतवर्ष के लोग कितने ऐसे संख्या में लोग हैं जो वास्तव में उनको प्रतिदिन जो इंटेक करनी होती है कैलोरी, उससे कम प्राप्त कर रहे हैं। यह पहला पैरामीटर है साथियों ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालने के लिए। और इस पैरामीटर को जो वेटेज दिया गया है साथियों, वो 1/3 दिया गया है। क्या दिया गया है, 1/3 दिया गया है। वहीं पर साथियों बात करें अगर, तो दूसरा जो प्रमुख इसका पैरामीटर है वो है चाइल्ड स्टंटिंग। क्या है, चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें साथियों, तो यह दरअसल जो है बच्चों में यानी 5 साल से कम के जो बच्चे हैं, अगर वह अपनी आयु के हिसाब से कम हाइट के हैं, अगर अपनी वो आयु के हिसाब से कम जो है हाइट के हैं, तो साथियों इसको चाइल्ड स्टंटिंग कहते हैं। इस आधार, ये दूसरा मुख्य आधार है जिसके आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तैयार किया जाता है। साथियों जो तीसरा प्रमुख आधार है वह है साथियों चाइल्ड वेस्टिंग। क्या होगा, वह है साथियों चाइल्ड वेस्टिंग होगा। और चाइल्ड वेस्टिंग के अंतर्गत साथियों यह तय किया जाता है कि 5 वर्ष के अंतर्गत उन बच्चों की संख्या निकाली जाती है जो अपने आयु के अनुसार, आयु के अनुसार जो है कम वेट के हैं। यानी आयु तो हो चुकी है, सॉरी आयु के अनुसार नहीं, हाइट के अनुसार जो कम वेट के हैं, यानी हाइट के अनुसार प्रॉपर वेट नहीं है, तो वह उनको हम चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं। और ये उन बच्चों की संख्या को क्या किया जाता है, शो किया जाता है। क्लियर है बात साथियों, यहां तक सभी को मेरी बातें क्लियर हैं क्या, यहां तक आप सभी को मेरी बातें क्लियर हैं क्या। तो साथियों बात करें यहां पर अगर बात किया जाए तो मुख्य रूप से 4 पैरामीटर के बेस्ड पर जो है इसे तय किया जाता है। पहला हो गया अंडर नरिशमेंट, दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा होगा साथियों चाइल्ड वेस्टिंग, और चौथा होगा साथियों चाइल्ड मॉर्टेलिटी। क्या होगा साथियों, चौथा होगा साथियों चाइल्ड मॉर्टेलिटी होगा। चाइल्ड मॉर्टेलिटी का मतलब होगा मेरे प्यारे साथियों कि 5 वर्ष तक के वह बच्चे जो अपने अगले वर्ष में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, या वह अंडर नरिशमेंट के कारण, या पोषक तत्वों की कमी के कारण, या पर्याप्त सही वातावरण न होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये 4 ऐसे पैरामीटर हैं जिन पर बेस्ड साथियों यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार किया जाता है। भारत की रैंक 105वीं रही है 2024 के इस इंडेक्स में। बेलारूस पहले स्थान पर रहा है, यानी बेलारूस में जो है जो लोग हैं वह इन चीजों से, इन चारों पैरामीटर से सबसे ज्यादा दूर है, सबसे ज्यादा साथियों दूर हैं। तो साथियों इन चारों में अगर मैं वेट की बात करूं तो अंडर नरिशमेंट को 1/3 रैंक दिया जाता है, चाइल्ड स्टंट का जो वेटेज है 1/6 है, चाइल्ड वेस्टिंग का जो वेटेज है 1/6 है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी का जो वेटेज है साथियों 1/3 है। और इसमें साथियों 0 से लेकर के 100 तक की रैंकिंग की जाती है। अगर 0 की बात करें तो शून्य भूख की बात की जाती है, और 100 सबसे ज्यादा गंभीर समस्या वाले राष्ट्रों की बात यहाँ पर की जाती है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा, आप सभी को इस प्रश्न का आंसर करना होगा। इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपए से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय, साथियों मैं बात करूं अगर कि अगर टैक्स में वृद्धि और गवर्नमेंट यानी टी और जी इन दोनों में वृद्धि अगर 1 रुपए की हो रही है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी क्या होगी, 1 रुपए, यानी उसी अनुपात में बढ़ेगी। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन सी, इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। साथियों यह कोई और नहीं, जब पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में चला करती थी तो यह हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग की जिम्मेदारी थी। तो योजना आयोग की बात करें साथियों, इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। हालांकि अगर बात करें साथियों वर्तमान में यह एक जो है इनएक्टिव बॉडी है, यानी इसी की जगह पर हमारे देश में अभी वर्तमान में जिस संस्था के द्वारा देश में नीतियों का निर्माण हो रहा है साथियों, वह संस्था है साथियों नीति
आयोग। क्या होगा? वह संस्था है साथियों नीति आयोग। तो योजना आयोग वर्तमान में एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसकी जगह पर साथियों नीति आयोग हमारे देश में योजनाओं का निर्माण कर रहा है। नीति आयोग हमारे देश में जो है नई योजनाओं पर कार्य कर रहा है। लेकिन जब पहले पंचवर्षीय योजना थी तो योजना आयोग इस पर जो है मुख्य रूप से अपनी योजनाओं को बनाता था। और अगर सवाल कभी पूछा जाए कि इन योजनाओं का अनुमोदन कौन करता था, किसके बिना अप्रूवल की पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं हो सकती थी, तो वह कोई और नहीं था, वो राष्ट्रीय विकास परिषद था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्लियर बात? अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 है और प्रश्न संख्या 6 क्या पूछ रहा है आपसे? निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्ट और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? पहली, तीसरी, पांचवी और चतुर्थ योजना। साथियों बात करें, हम सभी को पता होगा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 रही है, 56 रही है और इसमें ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 रही और तीसरी पंचवर्षीय योजना रही साथियों 1961 से 1966 और यही तीसरी पंचवर्षीय योजना रही साथियों जिसमें 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में बात करें साथियों तो भारत पाक युद्ध हुआ और 1965 और 66 का जो फाइनेंशियल ईयर था साथियों इसमें भयंकर भारत में क्या हुआ? सूखा पड़ा और अकाल पड़ा। तो यह पंचवर्षीय योजना कोई और नहीं थी, जबकि कौन सी थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। साथियों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का क्या होगा? सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। आपको मिलान करना है, पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं, सही मिलान करना है। तो साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना तो हम सबको पता होगा 1951 से 1956, यानी पहले का बी आंसर सही होगा। पहले का बी सब सही है, डी को आप हटा दीजिए। फिर हम बात करें अगर हम लोग वार्षिक योजना, पहले हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात कर लेते हैं जो 5-5 साल की हैं। बाकी ये तो 5 साल की होंगी नहीं, ये भी 5 साल की होगी। तो यहाँ पर कोई भी 5 साल का इसके अतिरिक्त है तो आंसर कर दीजिए इसको आप 69 टू 74। ये आंसर हो जाएगा आपका चौथी पंचवर्षीय योजना 69 टू 74। क्लियर बात यहाँ पर? तो तीसरे का हो जाएगा डी विकल्प सही हो जाएगा। तीसरे का डी विकल्प सब में सही है क्या? अच्छा इसमें सही नहीं है, ये गलत हो गया। अब ए और बी में से होगा कोई। वार्षिक योजना अच्छा रोलिंग प्लान आपको पता है कि एक ही वर्ष का था 78 टू 79। क्लियर बात? हालांकि इसका वर्ष जो है 79 टू 80 रहा है अंत में, तो ये सी ऑप्शन होगा। तो फोर्थ का सी आंसर कर लेंगे आप। फोर्थ का सी आंसर केवल यही सही है, इसका मतलब इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही विकल्प होगा। और सी इसलिए सही विकल्प होगा कि ये तो अपने आप जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 66 69 वार्षिक योजना, हालांकि इसी को हम लोग योजना अवकाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम अपने देश में क्या कहते हैं? प्लान हॉलिडे के नाम से भी हम इसे साथियों जानते हैं। क्लियर बात? अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? साथियों जनसंख्या सर्वाधिक भी है और ग्रामीण जनसंख्या भी सर्वाधिक है। 19 करोड़ की जनसंख्या में 15 करोड़ से अधिक लोग जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। यह बात सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रदेश बन गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों सही विकल्प होगा। आप सभी को यहाँ तक बातें क्लियर हो रही हैं क्या? यहाँ तक सभी को मेरी बातें क्लियर हैं? चलिए अगला प्रश्न लेंगे। 2011 जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन है? तो साथियों अगर बात करें प्रथम शहर तो मुंबई है और बात करें द्वितीय शहर तो क्या है? दिल्ली। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा? सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस वर्ष शुरू किया गया? साथियों यह कोई और वर्ष नहीं था, प्रश्न था वर्ष है 2019। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रारंभ किया गया। यह दरअसल वास्तव में साथियों बात करें तो यह पेंशन से संबंधित योजना है। अगर आप 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में हैं तो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यानी जो कर्मचारी होगा वो कंट्रीब्यूशन कर सकता है, सरकार भी कंट्रीब्यूशन करेगी और 60 साल के बाद आपको 3000 रुपए मासिक पेंशन दिया जाएगा, है ना। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के नाम से हम इसे जानते हैं। साथियों मैंने आपको बताया था बीपीएससी ईएडीओ बैच ऑफलाइन बैच भी आ चुका है हमारे नया टोला सेंटर पर। आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। भारत में ब्रेल लिपि में पहली बार स्वास्थ्य बीमा योजना किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो साथियों इस जो है इसे लॉन्च किया गया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की एक बहुत ही अलग पहल है ये। इस पहल का सीधा उद्देश्य है कि ऐसे लोग यानी कि जो ब्रेल लिपि को ही जानते हैं और उन्हें जो है उन्हें बीमा सुविधाओं के बारे में जानकारी देना, वह भी स्वास्थ्य बीमा सुविधाओं को जान सकें, समझ सकें और उसका लाभ उठा पाएं। अगला प्रश्न करेंगे साथियों, दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश में लॉन्च किया है? साथियों यह देश है क्या? चाइना। चाइना इस समय 6G इकॉनमी बन चुका है। 6G इकॉनमी को लॉन्च करने वाला पहला
देश जो है साथियों क्या बन चुका है, चाइना बन चुका है। अगला प्रश्न होगा 5 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष बैक्टीरिया विकसित किया है? साथियों इस प्रश्न का सही विकल्प होगा आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई ने 5 जनवरी 2025 को जो है वह मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष बैक्टीरिया को क्या किया, इनिशिएट किया। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा। बात करें अगर अगले प्रश्न के बारे में, तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कितना प्रतिशत, रेपो रेट की बात करें साथियों तो रेपो रेट में कितना प्रतिशत की कटौती की है? 0.1%, 2.25%, 0.50%, 0.75%। प्रश्न का सही विकल्प होगा साथियों 0.25%। और 0.25% कटौती के बाद वर्तमान में अगर बात करें साथियों रेपो रेट इस समय तो 5.50% है। कितना परसेंट है वर्तमान में रेपो रेट साथियों जो है वो 5.50% है। अगर बैंक रेट पूछ लिया जाए आपसे तो याद रखिएगा बैंक रेट 5.75% है। कितना परसेंट है? 5.75% है। अगला और अंतिम प्रश्न होगा साथियों, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ? औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, भारतीय रुपए की परिवर्तनशीलता के साथ, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यविधिक औपचारिकता दूर करने के साथ, नई आर्थिक नीति 1991 के साथ। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, नई आर्थिक नीति 1991 के साथ। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या होगा, सही विकल्प होगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जब वर्तमान वित्त मंत्री मिस्टर मनमोहन सिंह जब उस समय थे और वीपी नरसिम्हा राव की सरकार थी, जब प्रधानमंत्री थे, तो उसी समय जो है हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लॉन्च किया और उसी के अंतर्गत जो है लिबरलाइजेशन ही नहीं साथियों जो है यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का ये तिगड़ी जो है क्या किया गया था, इनिशिएट किया गया था। तो साथियों आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। आपके साथ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।